हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सभी बढ़िया। देखो, आज की वीडियो की कर रहा हूं मैं शुरुआत एक छोटे से सवाल के साथ। एक छोटा सा सवाल जो 9th क्लास में सबसे पहले आपके सामने आया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि जब हम पानी के अंदर शुगर या सोल्ट को डिजोल्व करते हैं तो वो गायब कहाँ हो जाते हैं, वो दिखाई क्यों नहीं देते। और हम कुछ चीजों को जब हम डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डिजोल्व ही नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी, आप अगर सैंड की एक मुट्ठी भरते हो और उसको आप पानी के अंदर डालते हो तो क्या वो डिजोल्व हो पाएगी? नहीं डिजोल्व हो पाएगी। तो वहां से पहला सवाल उठता था कि नमक और पानी कहाँ, नमक और चीनी जो होता है वो कहाँ गायब हो जाता है। और दूसरा सवाल कि पानी के अंदर मिट्टी क्यों नहीं घुल पाती है, चीनी क्यों घुल जाती है। ठीक है, दोनों के जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं। पहला तो सवाल ये कि भाई कहाँ गायब हो रही है चीनी, तो हम बोलेंगे कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोलवेंट के पार्टिकल्स है, उनके बीच में बहुत छोटा छोटा स्पेस होता है। चीनी के पार्टिकल टूटते जाते हैं, या आप नमक लेकर चलो उसके पार्टिकल टूटते चले जाते हैं और उस पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर वो समा जाते हैं। इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। पहला क्लियर है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि मिट्टी क्यों नहीं डिजोल्व हो रही है, तो मिट्टी के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो पानी के पार्टिकल के बीच की खाली जगह में वो जा ही नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से वो नीचे सेटल डाउन होते रहते हैं, वो बीच में नहीं रुक पाते, उस खाली जगह में नहीं जाते, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्लियर होगी दो चीजें। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई, चलो हम लेके चलते हैं कुछ ऐसी चीज जिसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑयल की बात करता हूं, या फिर मैं बात करता हूं बेंजीन की। अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो बेंजीन की बात करता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करता हूं, क्लोरोफॉर्म की बात करता हूं। मैं इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहता हूं तो कुछ चीजें इनमें से डिजोल्व हो जाती है। अगर मैं अल्कोहल लेके चलता हूं वो डिजोल्व हो जाएगी, और कुछ चीजें डिजोल्व नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? लिक्विड के पार्टिकल तो बहुत छोटे होते हैं, वो आपस में क्यों नहीं घुल पा रहे हैं? अगर आप ऑयल को मिक्स करना चाह रहे हो पानी के साथ, क्यों नहीं डिजोल्व हो पा रहे हैं वो? तो इन सारे सवालों के जवाब हमें आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर? सबसे पहली चीज तो हम सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी, किसी भी चीज को आप किसी दूसरी चीज के अंदर डिजोल्व करते हो तो कितनी अमाउंट मैक्सिमम आप डिजोल्व कर पाते हो किसी सोल्यूट की, उसको बोला जाता है सोल्यूबिलिटी। पहला तो मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? कि एबिलिटी है किसकी? डिजोल्व होने की, सोल्यूबल होने की। तो सोल्यूबल होने की एबिलिटी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्वेंट में गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कितना सोल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, हम इस चैप्टर के अंदर खाली लिक्विड सोलवेंट लेके चलेंगे। मैंने लिक्विड्स को यहाँ पर ऐसे हाईलाइट किया है कि लिक्विड्स को हम बोलेंगे सोलवेंट लेके चल रहे हैं, और उसके अंदर चाहे आप सॉलिड डिजोल्व कर रहे हो, चाहे लिक्विड डिजोल्व कर रहे हो, या फिर कोई गैस डिजोल्व कर रहे हो, तब उनकी सोल्यूबिलिटी को हमें पढ़ना होगा। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कुछ चीजें आपस में क्यों डिजोल्व हो जाती है और कुछ चीजें डिजोल्व क्यों नहीं हो पाती। दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई चीज आपस में डिजोल्व हो रही है, अगर कोई चीज आपस में मिसिबल है, तो किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसे वो चीजें आपस में घुल जाती हैं, और कितनी अमाउंट उसकी मैक्सिमम घुल सकती है। सैचुरेशन पॉइंट तक की हम बात करेंगे। इसके बाद क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती हो? ऐसे कोई फैक्टर आपको पढ़ने हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इनमें से कोई आपका कोई फैक्टर हो जो सोल्यूबिलिटी को क्या कर पाए, इफेक्ट कर पाए। वो चीज हमें पढ़नी है जिसके थ्रू हम सोल्यूबिलिटी को बढ़ा पाए। और अगर इस तरह के फैक्टर्स हैं तो सोल्यूबिलिटी और उन सारे फैक्टर्स का ओवरऑल क्या एप्लीकेशन हमें डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोल्यूबिलिटी से। तो सोल्यूबिलिटी जो होती है वो होती है सोल्यूट की प्रॉपर्टी कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्वेंट में उसकी कितनी मैक्सिमम अमाउंट आप डिजोल्व कर सकते हो गिवन टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 1 लीटर पानी का ये फ्लास्क भर के दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 1 लीटर पानी दिया हुआ है, तो वाटर सोल्वेंट हो गया आपका। इसके अंदर आपको सोल्ट डिजोल्व करना है, NaCl इसके अंदर आपको डिजोल्व करके चलना है। और जैसे जैसे आप NaCl इसके अंदर डिजोल्व करते जाओगे, धीरे धीरे स्टार्टिंग में NaCl बहुत इजीली घुल जाएगा, धीरे धीरे वो मुश्किल से घुलेगा, आपको ज्यादा स्टे करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उसके अंदर नमक घुलना बंद हो जाए। जिस टाइम पे नमक घुलना बंद हो जाएगा उस टाइम पे आपको देख लेना है कि भाई इसके अंदर नमक का कितना अमाउंट आपने, कितना ग्राम आपने ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं कि आपने भाई 220 ग्राम्स नमक जो है वो ऐड किया है, और इसके बाद नमक ऐड नहीं हो रहा है। तो यहां से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, और जो कंसंट्रेशन आएगी नमक के इस पानी के अंदर, उसी कंसंट्रेशन को बोल दिया जाएगा सोल्यूबिलिटी। मास में कभी सोल्यूबिलिटी नहीं बोली जाती है। सोल्यूबिलिटी किसके टर्म्स में दी जाती है? किसी कंसंट्रेशन टर्म्स की टर्म में। फॉर एग्जांपल आप मोल फ्रैक्शन लेके चल सकते हो, मोलेलिटी लेके चल सकते हो,
मोलैरिटी मत लेके चलना। क्यों नहीं लेके चलना, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। मोलैरिटी के जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी की जो डेफिनेशन, उसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही है, और जिस भी कंसेंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आ जाती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आप इसी मिक्सचर को बाहर रख देते हो, धूप के अंदर रख देते हो, तो इसकी कैपेसिटी हो जाती है कि अब इसके अंदर और नमक ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम मोलैरिटी नहीं लेके चलेंगे। सोल्युबिलिटी को किसमें मेजर करेंगे, किसी कंसंट्रेशन टर्म में। कौन सी कंसंट्रेशन आप कोई भी लेके चल सकते हो, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट ये रहेगी, तो हम मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन के अंदर सोल्युबिलिटी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो सबसे पहली चीज तो आपको मैंने आपको सोल्युबिलिटी बता दी है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि भाई सोल्युबिलिटी जो है वो किस किस की पढ़नी है। हमें सोल्युबिलिटी पढ़नी है सॉलिड्स इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। किसी भी केस में हम बोले कि भी कोई चीजें आपस में डिसोल्व हो रही है, एक दूसरे के अंदर मिसिबल है, मिसिबल का मतलब घुल जाती है एक दूसरे के साथ, और कुछ चीजें इनमिसिबल है, आपस में नहीं घुलती है, वो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे मोस्ट फंडामेंटल जो आपके पास रूल आता है सोल्युबिलिटी का, वो आता है लाइक डिसोल्व्स लाइक। याद रह जाएगा ये रूल। क्या बोला है मैंने? लाइक डिसोल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा है वो अपने जैसे को ही अपने अंदर क्या करेगा, डिसोल्व करेगा। मतलब सोलवेंट आपके पास जैसा होगा, सोलवेंट का नेचर जैसा होगा, वैसा ही सोल्यूट का नेचर अगर हुआ तो आपस में डिसोल्व कर जाएंगे। अब नेचर से मतलब क्या है? नेचर से मतलब है कि अगर सोलवेंट है पोलर, तो उसके अंदर पोलर ही सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है, और अगर सोलवेंट है नॉन पोलर, तो उसके अंदर एक नॉन पोलर सोलवेंट ही डिसोल्व हो सकता है। आप एक पोलर सोलवेंट के अंदर नॉन पोलर सोलवेंट कभी डिसोल्व नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में डिसोल्व होंगे, ये दोनों आपस में डिसोल्व होंगे। रूल पता चल गया? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो चीजें आपस में डिसोल्व हो सकती है, कोई दो चीजें नहीं डिसोल्व हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई पानी के अंदर आपको क्या डिसोल्व करना है, आपको डिसोल्व करना है वाटर के अंदर अमोनियम क्लोराइड डिसोल्व करना है, क्या ये डिसोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि वाटर जो है वो एक पोलर सोलवेंट होता है, और NH4Cl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो खुद ही पोलर होते हैं। पोलर का मतलब क्या है? जिसके अंदर कैटायन एनायन बनते हो, या तो पहली चीज, या फिर वो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर सके, जिसके अंदर एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में नेगेटिव चार्ज हो। जब हम किसी सोल्यूट को क्या करते हैं, सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो जो हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इनके बीच में क्या होती है? इंटरेक्शन स्टार्ट होती है। किस तरह की इंटरेक्शन होती है? हमने बोला है कि हमारे पास ये वाटर था, वाटर के पास H2O मॉलिक्यूल है, और H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें इस मॉलिक्यूल के पास, मैं इस तरह से बना देता हूं, ये मॉलिक्यूल इस तरह से दिखाई देगा। इस साइड में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस साइड थोड़ा नेगेटिव चार्ज है। पोलैरिटी इसकी ऑक्सीजन की साइड होती है। एक चीज तो आपको पता होगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस साइड में क्या होती है? पोलैरिटी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं NH4Cl की, तो NH4Cl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर अमोनियम कैटायन है और ये क्लोराइड एनायन है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपने सोल्यूट ऐड किया, अमोनियम क्लोराइड जो है उसके आयंस एक दूसरे से फ्री होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो सॉलिड स्टेट में NH4Cl था, या जो भी सॉलिड आप लेके चल रहे हो, NaCl लेके चल रहे हो, CaCl2 लेके चल रहे हो, वो सभी के कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों दूर होंगे? वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। अभी कैसे अनस्टेबल है वो? क्योंकि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक साइड से, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक इंटरेक्शन यहां पे स्टार्ट हो जाती है। जब पोलर सोल्यूट को पोलर सोलवेंट के अंदर आप ऐड करते हो, तो वहां पर एक आयनिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्यूट जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं अपने आयंस के अंदर। तो याद रखना है, जब भी आप किसी सोल्यूट को, पोलर सोलवेंट के अंदर डालोगे, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? डिसोल्यूशन। वो टूट गया है और फिर इनके बीच में वो रहने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि यहां से एक अमोनियम आयन जो था वो अलग हो गया, इसी तरह का एक वाटर मॉलिक्यूल इसके नीचे आएगा, उसका ऑक्सीजन यहां पे रहेगा, इन दोनों के बीच में ये अमोनियम आयन रहने लग जाएगा। इस तरह हम बोलते हैं कि इनकी खाली जगह के बीच में ये अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन आ गया है। पता चल गया? तो इस तरह से होती है सोल्युबिलिटी, इस तरह से चीजें आपस में डिसोल्व होती है। अब सर पोलर का तो पता चल गया, पोलर के अंदर तो आयनिक इंटरेक्शन होती है। नॉन पोलर के अंदर कौन सी इंटरेक्शन होती है? तो अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर की, तो देखो वहां पे होता क्या है। हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन दिया हुआ है, C6H6 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है।
दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इन दोनों को आपस में डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्यादातर वो कैसे होते हैं, वो लिक्विड स्टेट के अंदर या गैसियस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर ज्यादातर नहीं मिलते हैं। कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि जो आपके पास अलग से जब CCl4 रखा हुआ होगा तो उसके अंदर बहुत सारे CCl4 के मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक तरह की इंटरेक्शन दिखा रहे थे। कौन सी इंटरेक्शन, कौन सा फोर्स लग रहा था उनके बीच में? उनके बीच में फोर्स लग रहा था डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स, जिनको हम बोलते हैं बहुत ही वीक फोर्स होते हैं वो। इसके बाद जब बेंजीन अलग से रखा हुआ होगा तो उसके अंदर भी उसके मॉलिक्यूल्स बीच में वही वाला फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स, जो बहुत ही वीक फोर्स है। जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो हम बोलते हैं कि ये CCl4 और C6H6 के मॉलिक्यूल जो थे वो भी आपस में क्या करने लगेंगे, कुछ इंटरेक्शन दिखाएंगे। ये भी पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। क्या ये किसी तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन एक फोर्स तब भी काम करेगा। कौन सा फोर्स? वही लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। तो जो फोर्स पहले लग रहा था इनके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अभी वही इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। तो कोई नया तो इंटरेक्शन नहीं आया है। जिस तरह ये CCl4 के सारे मॉलिक्यूल आपस में रहते थे उसी तरह से ये C6H6 के साथ रहने लग जाएंगे। कोई अलग तो नहीं आया, भाईचारा दिखा है इन दोनों के बीच में, तो ये इकट्ठे रहने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पोलर को आप मिलाते हो सोल्यूट और सोलवेंट को, तो किस तरह की इंटरेक्शन की वजह से वो सोल्यूबल होते हैं, और जब नॉन पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सोलवेंट को आप मिलाते हो तो किस तरह की इंटरेक्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और स्टेबल रहते हैं। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि चीजें आपस में क्यों डिसॉल्व हो जाती है या फिर क्यों डिसॉल्व नहीं होती है। ये रूल है उसका। क्या है रूल? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके बाद आती है कि किस तरह से वो डिसॉल्व होती है। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। जैसे जैसे आप डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो पोलर के बीच में आयनिक इंटरेक्शन आ जाती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जिस तरह की इंटरेक्शन सोल्यूट्स और सोलवेंट्स के प्योर मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, वैसी उन दोनों की आपस के बीच की इंटरेक्शन भी वैसी होती है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो? तो जब तक सैचुरेशन लेवल नहीं आ जाता तब तक आप डिसॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पोलर वाले जो है उन्हीं को पढ़ते चलेंगे। हम जो पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास है उन्हीं की जो सोल्युबिलिटी है उसको पढ़ेंगे। उसको समझना थोड़ा आसान रहेगा, ज्यादा क्लियर होती जाएंगी चीजें। नॉन पोलर के अंदर वैसे भी ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, खाली बस वही वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर, तो जिसको डिस्पर्जन फोर्स हमने बोला है वीकेस्ट फोर्स है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि जब आप किसी पोलर सोल्यूट को पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाटर था आपके पास और इसके अंदर आप NaCl को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको NaCl को ऐड करोगे क्या होगा? NaCl टूटना स्टार्ट हो जाएगा, उसका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। Na+ अलग हुआ, Cl- अलग हुआ, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ भी वाटर के मॉलिक्यूल। Na+ के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। इसके ऊपर डेल नेगेटिव, और इस साइड भी भाई इससे वाटर मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया। तो इनके बीच में ये क्या आ गया? सोडियम आ गया। अगर मेरे को दिखाना है क्लोरीन किस तरह से रहेगा, तो क्लोरीन के चारों तरफ क्लोरीन नेगेटिव, जो क्लोराइड आयन रहेगा इसके चारों तरफ ये हाइड्रोजन जो रहेंगे, जिस साइड में डेल पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में रहेगा ये क्लोराइड आयन। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, ये डेल पॉजिटिव के बीच में ये क्लोराइड आयन यहाँ पे रह रहा है। इस तरह से तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है उसमें ये आयन्स चले जाते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड एक दूसरे पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो अपने आयन्स में टूट रहा है और डिसॉल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? डिसोल्यूशन। तो एज सून एज यू स्टार्ट एडिंग ए सॉल्यूट इनटू ए पोलर सॉल्वेंट, तो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां से मैं लिख देता हूं, डिसोल्यूशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप ऐड करते जाओगे इसके अंदर और नमक, एक टाइम पे आ जाएगा सैचुरेशन। जैसे ही सैचुरेशन आएगा उसके बाद अगर आप NaCl ऐड करोगे तो वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो कहां आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगता होगा कि जो नमक हम ऊपर से डाल रहे हैं वही क्या हो रहा है भाई, वो नीचे जाके क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, एक बहुत अच्छी चीज है जो आपकी आंखें खोल सकती है। देखो, जो NaCl आप डाल रहे हो सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद भी उसी टेम्परेचर पे हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल भी टूट रहे हो, और जो पहले से मॉलिक्यूल टूटे हुए थे, ये जो आयंस थे, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए और नीचे आ जाए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहती है और दोनों ही तरह की चीजें होती भी हैं कि कुछ NaCl डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं जो टूट नहीं पाते वो। क्यों? क्योंकि अब डिसोल्यूशन हो नहीं रहा है, स्टेबिलिटी उतनी बची नहीं है। जो H2O तोड़ना चाहते थे NaCl को, वो अब अपना काम करने में लगे हुए हैं, उनको NaCl मिल चुका है। ठीक है,
तो अब NaCl टूट नहीं पा रहे हैं। अगर कोई फ्री था तो वो इसको तोड़ना चाहेगा लेकिन वो डिसोल्व नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो अपने किसी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को छोड़ेगा, वो फिर से इस तरह से डिपोजिट हो जाएंगे नीचे और ये NaCl डिसोल्व हो जाएगा। तो यहां से दो चीजें साथ साथ चलती रहेगी। इसके बाद अगर आप ऐड करना चाहते हो तो डिसोल्यूशन के साथ साथ एक चीज और होगी, वो क्या रहेगी, वो रहेगी प्रेसिपिटेशन। डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब तो पता है ना, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो उनसे पाउडर फॉर्म आने लग जाती है, सॉलिड फॉर्म दोबारा हमें अपीयर साफ साफ ऑब्वियसली दिखाई देने लग जाती है। तो ये डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन ये एक्चुअल में हमेशा ही साथ साथ चलते रहते हैं। ये भी नहीं है कि जब सैचुरेशन लेवल आ जाएगा उसके बाद ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, प्रेसिपिटेशन से पहले भी होगा। कुछ पार्टिकल्स मिलकर आपस में बड़े पार्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर से टूट जाएंगे जब तक सैचुरेशन लेवल नहीं आएगा तब तक। जब सैचुरेशन लेवल आ जाएगा तो प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट हमें बहुत इजीली दिखाई देगा और पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो दिखेंगे हमें। इतनी चीज क्लियर है। याद रखना डिसोल्यूशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसके अंदर हीट बाहर निकलती हो। इतना सभी को पता है लेकिन इतना अकेला मतलब नहीं है इसका, खाली इतना ही मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप उस प्रोसेस के लिए आप हीट करना चाह रहे हो, जैसे आप किसी चीज को हीट करना स्टार्ट करते हो और वो और भी ज्यादा हीट वापस हमें दे देती है, तो वो प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यानी ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज मोर देन अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड, उसको बोले क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन, इसमें क्या हो रहा था, आयनिक कंपाउंड टूट रहे थे आयंस के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि हमें कुछ हीट देनी पड़े, हमें स्टीयरिंग करनी पड़े, हमें क्या करना पड़े, कोई मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़े, किसी भी तरह की एनर्जी हमें देनी पड़ सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हीट जो होती है वो रिलीज होती है जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है, ये चीज याद रह जाएगी। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि जब आप डिसोल्यूशन करा रहे तो साथ साथ प्रेसिपिटेशन भी हो रहा था। जिस टाइम पर वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था, जिस टाइम पर अनसैचुरेटेड हमारे पास सॉल्यूशन था, उस टाइम पे डिसोल्यूशन की जो अमाउंट थी, डिसोल्यूशन का जो एक्सटेंट था वो ज्यादा था, प्रेसिपिटेशन कम था। प्रेसिपिटेशन कम था, डिसोल्यूशन ज्यादा था, इसलिए वो चीजें घुलती चली जा रही थी। जब सैचुरेशन आया, जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो उस टाइम पे डिसोल्यूशन जो था वो और प्रेसिपिटेशन इन दोनों का एक्सटेंट इक्वल हो गया। और इसके बाद भी अगर आप क्या करते हो, सॉल्यूट ऐड करते हो तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाएगा, डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, घुलनी बंद हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट नीचे डिपोजिट होनी ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं बियॉन्ड सैचुरेशन, बियॉन्ड सैचुरेशन ये चीज हो जाती है। ठीक है, इस चीज को एक बार फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद में। ओके, तो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्यों कुछ चीजें आपस में घुल जाती है, क्यों कुछ चीजें नहीं घुल पाती, और अगर कोई चीजें आपस में डिसॉल्व हो रही है तो फिर वो कितनी हो सकती है और क्या पूरा पूरा प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी चीजें होती रहती है उस टाइम पर, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ फैक्टर्स जो सोल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर आता है वो तो आता है यही नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। उसके अंदर क्या रहता है, हम बोलते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन जितनी अच्छी होगी सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना अच्छा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग के आएगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होता चला जाएगा। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो रहता है वो आपको बताता हूं मैं कि डिसोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा रहता है, एक्सोथर्मिक रहता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर वो एंडोथर्मिक भी रहता है। डिसोल्यूशन का मतलब जो एक्सोथर्मिक मैंने बताया वो इस तरह बताया है कि जब बॉन्ड टूटते हैं, पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ सकती है। जैसे अगर हम पानी के अंदर नमक घोलना चाह रहे हैं तो आप उसको स्टिर भी तो करते हो, स्टिर करने से वो घुल रहा है तो हम कुछ एनर्जी दे भी रहे हैं। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होने का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होने का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट रिलीज ज्यादा होती है, देनी कम पड़े। ठीक है, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस जिसके अंदर हीट हमें देनी ज्यादा पड़ रही है, रिलीज कम हो रही है। इन दोनों का मतलब इस तरह से क्लियर हो गया। वहां पे डेल एच की वैल्यू लिख सकता हूं नेगेटिव, डेल एच वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब हीट रिलीज हो रही है, और डेल एच वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब हीट वहां पर एब्सॉर्ब हो रही है। ये चीज क्लियर है, ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब टेम्परेचर का इन दोनों ही केसेस में अलग अलग फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप KCl को, NaCl को, NaNO3 को, सोडियम नाइट्रेट,
या KNO3, इनको अगर आप वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहते हो तो जब आप इनको डिजोल्व करोगे तो आपको स्टिर करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इजीली डिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं। इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा है, वो एंडोथर्मिक है। उसके लिए हमें हीट चाहिए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोल्यूबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, आपको याद रखना है, एग्जांपल मैंने बोल दिए हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को तो हीट चाहिए और आप हीट ही तो दे रहे हो टेम्परेचर बढ़ा के। इसका काम आसान हो गया, इजीली डिसोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। यानी जब आप डिसोल्व कर रहे हो तो वो हीट को रिलीज करना चाह रहे हैं, उनको हीट नहीं चाहिए। इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पहले से जो हीट रिलीज कर रहे थे उससे भी ज्यादा हीट उनको रिलीज करनी पड़ेगी। तो जो डिसोल्यूशन हो रहा था वो स्लो हो जाएगा। पहले हीट रिलीज कर रहे थे, डिसोल्व हो रहे थे, अब आपने ज्यादा हीट दे दिया, उनको ज्यादा हीट रिलीज करनी पड़ेगी और डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का? इसी तरह आपको याद रख लेना है कि एंडोथर्मिक के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनको हीट चाहिए होती है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक की बात करते हैं उनको हीट नहीं चाहिए, वो तो खुद हीट अपनी बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसलिए वहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट जो इफेक्ट आता है वो आता है प्रेशर का इफेक्ट। अगर मैं प्रेशर के इफेक्ट की बात करता हूं तो सॉलिड और लिक्विड जो रहते हैं वो तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। उनके ऊपर चाहे आप कितना ही प्रेशर लगा लो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं बात करता हूं गैसेस की, तो गैसेस जो रहती हैं वो कंप्रेसिबल रहती है और हाईली कंप्रेसिबल रहती है। तो याद रखना है प्रेशर का इफेक्ट जो आता है वो किसके केस में आता है, ओनली इन केस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। केवल गैसेस को जब आप डिसोल्व करोगे लिक्विड्स के अंदर, उस टाइम पे प्रेशर का रोल जो रहेगा वो सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है भाई। तो एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था हेनरी, उसने गैसेस की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड के अंदर स्टडी करना स्टार्ट किया और उसने देखा कि अगर वो प्रेशर को बढ़ाता जाता है तो गैसेस ज्यादा डिसोल्व हो जाती है। अगर आपको एक बीकर दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ लिक्विड रखा हुआ है, कुछ गैस जो थी इसके बाहर यहाँ पे है, गैस के पार्टिकल्स अभी कहां पे है, यहाँ पे है। ये गैस के जो पार्टिकल्स रहेंगे ये खाली बाहर नहीं रहेंगे, ये इस लिक्विड के अंदर जा सकते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक जगह रुके तो नहीं रहेंगे, ये इस तरह मोशन करते रहेंगे, इस दीवार की जो वेसल है उसकी दीवारों के साथ टकराते रहेंगे, पानी के सरफेस के साथ टकराते रहेंगे। ऊपर से अगर इसको इनक्लोज कर रखा है, ये बर्तन जो है कैसा है, ये बंद बर्तन है, इसको हमने बंद बाहर से बंद कर रखा है, ये पिस्टन लगा रखा है हमने और यहाँ पे प्रेशर कुछ अप्लाई कर रखा है। मैं बोल रहा हूं कि जो गैस के पार्टिकल्स रहेंगे वो एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो क्या करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, ब्राउनियन मोशन के अंदर रहेंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी वो इस सरफेस के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाएंगे, घूम फिर के फिर दोबारा बाहर निकल आएंगे। ठीक है, इस तरह उनका मोशन चलता रहेगा। अगर मैं यहां से प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट करूं, अगर मैं यहां से प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेशर P1 और इसके बाद थोड़ी देर बाद इसी बीकर को मैंने चेक किया, ये तो उसके अंदर लिक्विड का लेवल हो गया और यहाँ पे मैं इस पिस्टन को ले आया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया और इस तरह से इस पिस्टन को मैं नीचे ले आया। प्रेशर जो था वो P2 कर दिया और P2 जो प्रेशर है वो ज्यादा है P1 से, यानी ज्यादा प्रेशर लगा दिया। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनके पास अब जगह कम है। ठीक है, जैसे आप इसको नीचे लाना स्टार्ट करोगे, पार्टिकल जो रहेंगे जो मोशन में चल रहे थे वो टकराएगा, नीचे जाएगा, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वो ज्यादा क्या करेंगे, वो घूमना तो चाहते हैं उतनी खाली जगह में, लेकिन पार्टिकल बहुत ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल जो रहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा इजीली इसके अंदर जा पाएंगे, इसके अंदर ज्यादा टाइम तक रहेंगे। बाहर तो स्पेस ही कम है, उनका प्रेशर ज्यादा है। तो हम बोल रहे हैं कि और अगर मैं फिर से अगर प्रेशर बढ़ा देता हूं, P3 को और भी ज्यादा कर देता हूं, बिल्कुल इसके लेवल तक, वाटर के लेवल तक मैं इसको ले आता हूं पिस्टन को, तो क्या होगा,
तो बाहर तो बिल्कुल जगह है ही नहीं, प्रेशर मैंने इतना ज्यादा लगा दिया है कि सारे गैस पार्टिकल कहां चले गए, इस लिक्विड के अंदर चले गए। तो यहां से उसने बोला कि अगर हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस की, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ती चली जाएगी। ये सिंपल सा उसने एक लॉ दे दिया, ठीक है। और उसने बोला कि अगर मैं सोल्यूबिलिटी को किस में लेके चलता हूं, मोल फ्रैक्शन में लेके चलता हूं। सोल्यूबिलिटी को किस में लेके चल रहा था वो, मोल फ्रैक्शन। मैंने बताया था सोल्यूबिलिटी जो होती है उसको किसी ना किसी कंसंट्रेशन टर्म की फॉर्म में हम लेके चलते हैं। सोल्यूशन को लेके चलाइए मोल फ्रैक्शन की टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बी जो था वो सोल्यूट था, हमारा सोल्यूट था ये, तो बी जो होगी वो हमारी गैस होगी, क्योंकि इस केस में गैस जो है वो सोल्यूट है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो सोल्यूबिलिटी रहेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो यहां से इसने बोला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाइबी, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू जाइबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इस तरह से उसने एक लॉ दे दिया कि प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, या सोल्यूबिलिटी को बढ़ाना है तो प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये उसने एक उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ही बना दी। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो यहां पर क्या लगा देते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज कर लेते हैं। कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, लिखता हूं यहां पे P इज इक्वल टू KH इंटू जाइबी। KH जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी जो यूनिट्स रहेगी या इसकी जो वैल्यू रहेगी, इसका नाम तो मैं दे रहा हूं हेनरीज कांस्टेंट। इसका नाम क्या रहेगा, हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे, गिवन सेट ऑफ सॉलिड्स और सॉल्वेंट के लिए, गिवन गैस के लिए क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी, अगर यूनिट आपसे पूछता हूं तो यूनिट क्या रहेगी, ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसका मतलब जो KH रहता है उसकी यूनिट किसके इक्वल होगी, प्रेशर के इक्वल होगी। तो यूनिट जो रहेगी इसकी क्या रहेगी, वो प्रेशर वाली ही यूनिट रहेगी, ठीक है। यूनिट कौन सी रहेगी, प्रेशर वाली ही यूनिट रहेगी। क्लियर है ये। इसके बाद एक और साइंटिस्ट भी आता है जिसका नाम था डाल्टन, और डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन भी इसी टाइम पे स्टडी कर रहा था। जब उसने हेनरी को काम करते हुए देखा तो उसको भी इंस्पिरेशन मिली, उसने भी स्टडी करना स्टार्ट किया। और डाल्टन जो था उसने अपना ज्यादातर काम जो किया वो किसके ऊपर किया, उसने किया पार्शियल प्रेशर्स को स्टडी करने में, गैसेस के पार्शियल प्रेशर स्टडी करने में। और उसने बताया कि ये तो हो गया हेनरीज लॉ, ये क्या हो गया, हेनरीज लॉ। दूसरा जो साइंटिस्ट आया वो आता है जॉन डाल्टन, और डाल्टन ने बताया कि जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस, solubility of a gas is directly proportional to its partial pressure applied on the surface of the liquid। कि गैस जो है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, वहां पे मैंने PB लिखा था, सॉरी P लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं PB लेके चल रहा हूं। PB जो है वो पार्शियल प्रेशर है, वहां पे ओवरऑल प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है। स्टेटमेंट दोनों की एक जैसी थी। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि गैस को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हो सकता है लिक्विड जो है वोलेटाइल है, लिक्विड की वेपर्स बाहर आई हुई है, तो वेपर्स जो है और गैस जो है वो दोनों एक साथ घूम रही है। इसके बाद जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा और वेपर्स का प्रेशर भी बढ़ेगा। गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी लगभग मिलती जुलती स्टेटमेंट्स है। फिर आपको पता होना चाहिए कि हेनरीज लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन पूछी जाती है। एप्लीकेशन क्या होती है भाई, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या होती है, सोल्यूबिलिटी की एप्लीकेशन क्या होती है। तो यहाँ से सोल्यूबिलिटी एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन तो आती है कि जब हमें क्या करना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को हमें फिल करना होता है, तो उनके अंदर हम CO2 गैस फिल करते हैं। CO2 गैस जो होती है वो अंडर हाई प्रेशर फिल करी जाती है। जैसे आप बोतल को खोलते हो क्या होता है, उसके अंदर से गैस बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया तो उसमें से गैस बाहर आ गई। प्रेशर को कम कर दिया तो सोल्यूबिलिटी कम हो गई। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज यहां से आती है कि भाई जो डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट कम रखी जाती है। क्यों, क्योंकि जब कोई सी डाइवर पानी के नीचे जाएगा तो उसके ऊपर देखो लेवल जो रहेगा वाटर का वो बढ़ता चला जाएगा। जितना वो नीचे जाता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। मान लेते हैं कि इस तरह से सी डाइवर जो है वो इस तरह से जा रहा है, उसके ऊपर ये मैंने सिलेंडर लगा दिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और ये मैंने इसकी टांगे बना दी है और ये जा रहा है यहां से। जैसे जैसे ये वाटर के नीचे चलता जाएगा, जैसे जैसे नीचे पहुंचता जाएगा, ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से जो सांस ले रहा है वो उस गैस की सोल्यूबिलिटी उसके ब्लड के अंदर ज्यादा होती जाएगी।
ये चीज समझ में आएगी नहीं आई। अब हमारी जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, नॉर्मल अगर वो एयर लेके जाता है तो उस एयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन ज्यादा अगर होगी तो उसकी ही सोलिबिलिटी भी बढ़ेगी। उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो रहती है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो अगर वो हमारी ब्लड के अंदर ज्यादा वो सोल्यूबल हो जाएगी तो उससे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोला जाता है बेंड्स। जिसको क्या बोला जाता है, बेंड्स। तो हमारी जो हमारी ये रहती है वेन्स रहती है, इसके अलावा आर्टरीज रहती है, इनके अंदर बेंड्स आ जाते हैं, एक मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है ये, इसके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट कम रखते हैं और इसको डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। अब हीलियम जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है, उसकी अमाउंट हमें क्या करनी होती है, ज्यादा करनी होती है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो सी बोट, जो भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सांस कहां से लेते हैं, वो सांस कहां से लेते हैं, वो लेते हैं जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वहां से वो सांस लेते हैं। क्लियर है। वो ऑक्सीजन अंदर कैसे चलेगी, क्योंकि जब एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन थी या कोई भी सारी गैसेज होती है वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। ठीक है। यहां से एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी गैसेज इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है। वो गैसेज इजीली डिजोल्व हो सकती है वाटर के अंदर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई होती है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, लिक्विफाइड टेम्परेचर ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल CO2 गैस जो है वो 31 डिग्री के आसपास लिक्विफाई हो सकती है। कितने डिग्री टेम्परेचर के आसपास, 31 के आसपास वो लिक्विफाई हो सकती है, इससे ज्यादा में लिक्विफाई कभी नहीं होगी वो। इसके बाद मैं बोलता हूं तो CO2 गैस को लिक्विफाई करने का मतलब उसके पार्टिकल्स को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। गैस की फॉर्म में उसके पार्टिकल ऐसे मोशन में रहेंगे, लिक्विड की फॉर्म में पार्टिकल जो रहेंगे वो स्लो हो जाएंगे। हमें स्लो कर दिया मतलब पार्टिकल लिक्विफाई हो गए। अगर आपने फ्रीज कर दिया मतलब एक जगह पे रोक दिया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास CO2 है उसके पार्टिकल्स को हमें लिक्विफाई करना है तो उनके मोशन को रोकना है, और रोकने के लिए हमें टेम्परेचर जो रहेगा, टेम्परेचर कितना लगाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ 31 डिग्री पे भी वो क्या हो जाएगी, वो 31 से कम रहता है, हालांकि 30.98 जो रहता है उस टेम्परेचर पर ही वो लिक्विफाई हो सकती है, 31 के ऊपर भी नहीं होती है। तो मैं बोलता हूँ 30 डिग्री के ऊपर लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करता हूँ, ऑक्सीजन गैस जो रहती है वो -100 से भी क्या रहती है, और कम आपको टेम्परेचर चाहिए जिसपे वो लिक्विफाई हो सकती है, तो उसको लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो याद रखना है सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जिस पानी में वो सांस ले रहे हैं उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी या CO2 की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, आपको याद रखना है CO2 की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। एक और भी कंडीशन आती है आपकी NCERT के अंदर, एक और एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें बोला हुआ है कि जब जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं वो भी जब ऊपर जाते हैं, माउंटेनियरिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो भी अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वहां पर भी उनको क्या रहता है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, वहां प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से सोलिबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिल पाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको तो क्या हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम रहता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो जो सोचने की पावर रहती है, जो थिंकिंग पावर रहती है वो कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग वहां पे कम हो जाती है। तो वो भी ऑक्सीजन का क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है कि क्या क्या हमारी एप्लीकेशंस होती है, किसकी, हेनरीज लॉ की या सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस की। क्लियर है ये चीजें। आई होप कि ये वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।